गया जिला में 3 सीट लड़े हैं। हाँ। हम उस समय गठबंधन में थे। माननीय हमारे मैं भी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ थे। उनको वो जितने सीट पर लड़े उनको 0 मिला। हम 3 सीट पर लड़े, हम 3 सीट जीते। हमारा जो प्रतिशत है 100% है। हम लोग मगध के क्षेत्र में अच्छे स्थिति में। हमारी इच्छा है कि मगध में हम कम से कम 2 सीट लड़े। नीतीश कुमार जी एक जगह रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। एक महागठबंधन बनाएंगे, संयोजक बनेंगे और प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे और पूरे देश में घूम करके एक बड़ा कद होगा, हम प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। इस बात की उनकी सोच है और वो विचलित हो करके अब फिर पाला बदलने की सोच रहे हैं। जनता पार्टी के नीतीश कुमार जी की जगह भारतीय जनता पार्टी में चाहे एनडीए में नहीं है। ये हड़बड़ाहट क्यों है? आपका 18 साल आपका टेन्योर था। आप 18 साल में जितनी नौकरियां नहीं दे पाए, आप 1 महीने में कह रहे हैं कि हम सारी नौकरियां दे देंगे। तो मैं तो कहूँगा कि बना दिए तेजस्वी यादव को। कुछ मौका तो दीजिए। ये टू जेड जो कह रहे हैं, मौका तो दीजिए। जिनके पास बहुत विजन है, हो सकता है कि वो कुछ अच्छा करें, बिहार के लिए अच्छा करें। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशंस। कहते हैं कि सियासत में खेल जो है वो कोई और शुरू करता है, खेलता कोई और है और अंजाम तक कोई और पहुंचाता है। सीएम नीतीश कुमार ने साल 2023 के आखिरी में जो सियासी खेल खेला, उसका अंजाम आखिर होगा क्या? क्योंकि तरह तरह की चर्चाएं जो है वो इन दिनों सियासी गलियारों में चल रही हैं कि नीतीश कुमार जो है आने वाले वक्त में पलटी भी मार सकते हैं। इसके अलावा एक दो और चर्चाएं जो हैं वो पटना के सियासी गलियारों में इन दिनों खूब हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन जी होंगे। संतोष सुमन जी, जिस तरीके से साल के आखिरी वक्त में सीएम नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया, हालांकि वो जेडीयू का अंदरूनी मसला था, लेकिन इस फैसले का क्या लग रहा है? कुछ और भी होने वाला है क्या बिहार में? क्या सूचना पहुंच रही है आप तक? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी को मेरी शुभकामना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और उनको लग रहा होगा कि जो वर्तमान में पूर्व में जो अध्यक्ष थे वो सही काम नहीं कर रहे होंगे, इसलिए उनको अपने हिसाब से उन्होंने अपना इंटरनल मामला है। जहाँ तक राजनीति की बात है तो नीतीश कुमार जी एक जगह रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उनका मन हमेशा डोलता रहता है। जिस जगह रहते हैं दूसरी तरफ ताकते रहते हैं। और राजनीति में अपने स्टेबिलिटी के लिए, एक सीएम कुर्सी के लिए हमेशा वो काम करते हैं। और समय समय पर जिनकी विचारधारा बदल जाती है, कभी महागठबंधन की विचारधारा, कभी एनडीए की विचारधारा, तो जो स्थिर नहीं है और स्थिर नहीं है तो उनकी निश्चित तौर पर जहाँ पर वो हैं एक दबाव में हैं। और वो दबाव पहला दिन से था। उनके बॉडी लैंग्वेज पर भी हम लोगों ने देखा। मैं उनके साथ काम किया हूँ मंत्री के तौर पर। जो एनडीए के साथ तो उनका बॉडी लैंग्वेज था, महागठबंधन में भी मुझे ऐसा मौका मिला कि महागठबंधन के साथ भी थे। दोनों में बहुत ही बदलाव आया। और कोई अनड्यू प्रेशर, जो नीतीश कुमार जी जिसके लिए जाने जाते थे काम करने के लिए और अपने मन से काम करते हैं, वहाँ से प्रेशर ज़्यादा मिलना हुआ, बदनामी मिलने लगी। आप देखे होंगे कि अपराध का ग्राफ बढ़ गया और बहुत सारी चीज़ों का। तो अंदर से विचलित हैं और वहाँ से फिर निकलना चाहते हैं। उनको लगा कि हमने गलत डिसीजन लिया है और उस डिसीजन को बदलने के लिए, अपने डिसीजन पर कायम रखने के लिए, फर्म रहने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता है। इसीलिए इस तरह की बातें हुई है। और जो आगे बढ़ कर के जिस सपने के साथ कि हम एक महागठबंधन बनाएंगे, संयोजक बनेंगे और प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे और पूरे देश में घूम करके एक बड़ा कद होगा, हम प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। इस बात की उनकी सोच थी। लेकिन उनको संयोजक बनाने में भी यहाँ पर लोग देरी कर रहे हैं। अभी ऐसा सुन रहे हैं कि संयोजक बनाए जाएंगे, लेकिन कोई अध्यक्ष रहेगा, 2 संयोजक बनेंगे, तो उनको पावर को कर्टेल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नीतीश कुमार जिसके लिए नहीं जाने जाते हैं, जिस काम के लिए वो गए थे वो पूर्ति नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पर उनके अंदर एक विचलन है और वो विचलित हो करके फिर पाला बदलने की सोच रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमको जो सा लगता है, जैसा कि हम लोग उसमें हैं, एनडीए में हैं, उनको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो उनकी मनोदशा पर, उनके हाव भाव पर ऐसा नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कि वो पाला बदलने की सोच रहे हैं? आपको ऐसा लगा? जी, निश्चित तौर पर। क्योंकि जिस हिसाब से उनका एक्ट है, जिस हिसाब से आए दिनों में अभी हो रहा है कि अध्यक्ष को आनन फानन से चेंज करना पड़ा उनको। और अभी आप देख रहे होंगे कि उनके जो वक्तव्य पार्टी का है कि प्रो एनडीए की बात कर रहे हैं। पहले मंदिर के नाम पर वो चिढ़ते थे, आज कह रहे हैं कि बुलावा आएगा उनके पार्टी वाले तो हम जाएंगे। आज माननीय उनके जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं संयोजक क्या होता है, हमने कोई आवेदन दिया। तो इससे क्या लगता है? इससे लगता है कि उनका मन भर गया जहाँ है, अब उनसे छटपटा कर निकलना चाह रहे हैं और इसी के लिए कुछ न कुछ वकालत कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हम किस तरह से। आपकी पार्टी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार एनडीए में आए? देखिए, जहाँ तक मेरी पार्टी का सवाल है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं अपने क्षेत्रों में और ख़ास करके अपनी पार्टी का प्रचार विस्तार कर रहे हैं और संगठन का विस्तार कर रहे हैं। अब ये
पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर निर्भर करता है। भारतीय जनता पार्टी जी हम लोग का एनडीए के एक बड़ा पार्टनर हैं, और बड़े पार्टनर होने के नाते उनको डिसाइड करना है कि वो किन सहयोगियों को लेंगे। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जी का बड़े जो नेता हैं वो सब लोग एक स्वर से बोल रहे हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता भी हमारे जो ग्राउंड स्तर के कार्यकर्ता होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, नीतीश कुमार जी की जगह भारतीय जनता पार्टी में चाहे एनडीए में नहीं है, तो वो विचलित होकर के फिर पाला बदलने की सोच रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमको जो सा लगता है, जैसा कि हम लोग उसमें हैं, एनडीए में हैं, उनको लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उस बिना पर हम कहते हैं कि उन लोग जब लेना ही नहीं चाहते हैं तो कैसे इनकी एंट्री होगी। हम लोग के सवाल हम लोग का नहीं है कि हम लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, कोई भी आए अगर भारतीय जनता लेकिन आएंगे तो फिर आप लोग सत्ता में आ जाएगा, आप फिर से मंत्री बन जाएगा, हो सकता है बड़ा पोर्टफोलियो मिल जाए। देखिए, इसके लिए राजनीति नहीं करते हैं। अगर बड़ा पोर्टफोलियो की चिंता होती, मंत्री बनने की चिंता होती, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने हम लोग के समक्ष मर्जर का प्लान रखा था कि हमारी पार्टी को आप मर्ज कर जाओ हमारी पार्टी में अपनी पार्टी को, तो हम लोग एक सेकंड सोचे नहीं है, अपना इस्तीफा दे दिए। मंत्री बनने का कोई ख्वाहिश नहीं है। राजनीति में धैर्य रखना चाहिए, राजनीति जनता के बीच में जाके करना चाहिए, संघर्ष करने का नाम ही राजनीति है। अगर राजनीति को समाज सेवा के रूप में लेते हैं तो हर चीज़ पद से नहीं उसको तौला जाता है, तो हम लोग उसमें विश्वास रखते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम जनता के बीच में गए हैं, वहाँ हम संघर्ष कर रहे हैं, अपनी बातों को उनके समक्ष रख रहे हैं, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के उन तबकों के लिए काम कर रहे हैं जो आज भी समाज में बहुत पिछड़े हैं, नेग्लेक्टेड हैं, ऐसे लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए वो मुद्दा नहीं है। निश्चित तौर पर अगर इधर आएंगे, कैसी परिस्थिति बनेगी, क्या होगा ना होगा, भविष्य की बात है, लेकिन आज हम लोग जहाँ हैं पूरे मुस्तैदी के साथ हैं, और हमको लगता है कि एनडीए परिवार एक बड़ा परिवार है, मजबूत परिवार है, और आने वाला लोकसभा चुनाव में 40 में 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। सर, पर लोकसभा चुनाव में कितने सीटों पे आपकी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी, और देखिए, डिमांड क्या रखा है? देखिए, डिमांड हमने कुछ नहीं रखा। पहला दिन से जब हमारी मुलाकात हुई माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से, और भी भारतीय जनता पार्टी के साथियों, जितने भी यहाँ के साथी हैं, हमने कोई डिमांड नहीं रखा। हम सिर्फ इतना ही बात रखें कि हम लोग जिसके लिए काम करते हैं, जिन गरीबों के लिए काम करते हैं, जिस समाज के जिस तबके के लिए काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, हमको उसमें आपका साथ चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने बोला कि हम लोग भी उनके लिए काम करते हैं, और आप आइए, हम लोग खुले दिल से आपके साथ हैं और उनके साथ काम करने के लिए आपका सहयोग करेंगे, और हम लोग सब मिल करके उनको आगे बढ़ाएंगे। हम कहें उसी दिन सर्वप्रथम जब हमारी मुलाकात हुई थी, हम खुद बाहर निकल करके बताया कि हम एनडीए के साथ रहेंगे, जबकि ऐसी कोई बात वहाँ से नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था। तो सीट का कोई मसला नहीं है, सीट का कोई डिमांड नहीं है। हम जानते हैं कि हम लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपनी क्षमता को बढ़ाएं, संगठन क्षमता को और विस्तार करें, ताकि हम जिन हमारे सहयोगी जहां भी लड़ें हम उनको अच्छी तरह से मदद कर सकें। और बैठ करके सीटों का जब हमको लगेगा कि मेरे पास कैंडिडेट है, तो निश्चित तौर पर जब हम बैठेंगे टेबल पर और हमारे कैंडिडेट अच्छे होंगे तो हमको सम्मानजनक सीट भी मिलेगी, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। अच्छा, ठीक है। आप लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा लोकसभा? अब देखिए, पार्टी के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये नहीं है कि हम ही सब कुछ हैं। अगर हमारे संरक्षक महोदय हैं और भी पार्टी के जो लोग हैं, सब मिल के कहेंगे तो मेरी इच्छा, अगर व्यक्तिगत कहते हैं तो इच्छा तो है मेरी कि मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ूं, लेकिन डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है पार्टी के उस सुप्रीम बॉडी के द्वारा कि कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर है कि कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा, जो भी लड़ेगा उसके लिए हम लोग जोर ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। हम लोग मगध के क्षेत्र में अच्छे स्थिति में, हमारी इच्छा है कि मगध में हम कम से कम 2 सीट लड़ें, और बाकी जो सीटें हो बाद में डिसाइड हो। लेकिन हम अपनी तैयारी सभी जगह जो संभावित सीट हमको मिल सकता है उस जगह हम ए नंबर पर दे करके अच्छी तैयारी कर रहे हैं। बाकी और भी जगह संगठन का विस्तार कर रहे हैं, अपने जिला अध्यक्षों में एक नयापन ला रहे हैं, पहनापन ला रहे हैं, ताकि लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। जिस रीजन में आप तैयारी कर रहे हैं, मानते हैं कि आरजेडी भी उस रीजन में काफ़ी दमदार स्थिति में, कई विधायक हैं गया के आसपास वाले सीटों में? देखिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपकी तैयारी अच्छी हो तो विरोधी क्या कर रहे हैं, विपक्षी को तो कोई ना कोई आना है। कि सबकी तैयारी अपनी होती है, सबकी लड़ाई अपनी होती है, और सब लोग जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन जनता को फैसला करना, आशीर्वाद तो उनको देना है ना। आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ
पिछले चुनाव जो विगत चुनाव विधानसभा का चुनाव हुआ, आप लड़ते लड़ते रह गए थे, ये भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आप लड़ रहे थे, लेकिन शायद मांझी जी ने आपको कहा कि आप विधानसभा का चुनाव ना लड़िए, इसलिए आप नहीं लड़े। हाँ, लड़ने की इच्छा थी। आपके पिताजी ने आपको मना कर दिया लड़ने से? ठीक है, हम एमएलसी थे, पिताजी को पार्टी को लगा होगा कि अभी हमको लड़ने की जरूरत नहीं है, तो हम एक चीज़ इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हम गया जिला में 3 सीट लड़े हैं। हाँ। हम उस समय गठबंधन में थे, माननीय हमारे अभी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ थे। उनको वो जितने सीट पर लड़े उनको 0 मिला। हम 3 सीट पर लड़े, हम 3 सीट जीते। हमारा जो प्रतिशत है 100% है, तो हमारी क्षमता है वहाँ, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, इसलिए हम समझते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग को सम्मानजनक तरीके से हम लोग अपनी बात रखेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा, वो लोकसभा में जरूर जाएंगे, इस बात की। अच्छा, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, इसको लेकर अभी बीजेपी से कोई बातचीत हुई नहीं है, तो क्या एमएलसी को लेकर भी कोई बात हुई? क्योंकि शायद इस साल आपका टर्म खत्म हो रहा है, शायद 2024। निश्चित तौर पर खत्म हो रहा है। देखिए, क्या है ना, राजनीति में हम लोग इसलिए काम नहीं करते हैं। सांसद का चुनाव नहीं लड़िएगा तो फिर एमएलसी। अब देखिए, क्या होना है नहीं होना है वो भविष्य के गर्त में है, वो आने वाला समय में साफ नज़र आ जाएगा। एक चीज़ निश्चित है कि जिस काम के लिए आए हैं, बेड़ा उठाएं, उसमें लगे रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। अब मौका मिलेगा तो उस मंदिर में भी जाएंगे, और नहीं मौका मिलेगा तो बाहर रह के भी। मुस्कान बता रही है कि इस बार जाने की इच्छा पूरी रखते हैं। इच्छा किसे नहीं होती, इच्छा तो सबको होती है, इसलिए इसकी भी ये मैं झूठ नहीं बोलूँगा मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन वो सब परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, और उसके बाद भी जनता मालिक है, उसके बाद। हाँ, चलिए एक सवाल थोड़ा इतर इन सब चीज़ों से कर लेते हैं। देखिए, आप पॉलिटिक्स में आए, पहले आप संघ में थे, फिर बीजेपी ज्वाइन किया, उसके बाद फिर हम पार्टी में आते हैं। आपसे पहले आपकी पत्नी पॉलिटिक्स में थी, जिला परिषद रही, लेकिन अब वो पॉलिटिक्स में नहीं है, तो क्या आप पॉलिटिक्स में आते हैं फिर अपनी पत्नी को कह देते हैं नहीं आप घर पे ही रहो, मैं कर लूंगा, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनका अपना चॉइस है। और ट्विटर पे भी बीच में काफी एक्टिव रही, लेकिन फिर गायब हो गई, आपने मना किया क्या? नहीं, मना नहीं किया, कुछ संयोग होता है, कुछ प्रयोग भी होता है, समय आएगा तो फिर एक्टिव होंगी। और राजनीति में निश्चित तौर पर है कि पहले से उनके माता पिता एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, अभी तो माननीय विधायक हैं बाराचट्टी के, और एनजीओ चलाते थे हमारे समाज का। 1983 में एनजीओ था, तो उस समय से सोशल एक्टिव थी। शादी होने के बाद जिला परिषद का चुनाव लड़ी, और कुछ 5 साल मैंने हम लोग चेयरमैन के आसपास भी रह करके बहुत नज़दीक से रहे। अभी ठीक है, समय आएगा, अभी बच्चे होते हैं, सबका एक व्यक्तिगत अपना जीवन होता है और उसका निर्वहन करना होता है, उससे वो निर्वहन करके आगे निकल चुकी हैं, बच्चे हमारे बड़े हो चुके हैं, तो माँ को जब भी इच्छा करेगा राजनीति में आने के लिए स्वतंत्र है। आपकी तरफ से कोई मना नहीं, मेरे तरफ से क्यों रहेगा, उनकी अपनी इच्छा है। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। जनवरी का महीना है, खरमास चल रहा है इस वक्त। नीतीश कुमार जो है वो फिर से जो है वो नौकरियां बांटेंगे पटना के गांधी मैदान में, कैसे देखते हैं? धड़ाधड़ नौकरियां मिल रही है लोगों को। अब देखिए, नौकरियां बांट दें, वो सही तरीके से बेचारे सही जगह चले जाएं, उनको सही पेमेंट मिलना शुरू हो जाए, बिहार की दुर्दशा नहीं हो। हमारा सिर्फ यही कहना है कि हड़बड़ाहट क्यों है? आपका 18 साल आपका टेन्योर था, आप 18 साल में जितनी नौकरियां नहीं दे पाए, आप 1 महीने में कह रहे हैं कि हम सारी नौकरियां दे देंगे। ये जो सपना आया है और ये जो उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ है, क्या तेजस्वी यादव जी के आने के साथ हुआ है या पहले से सोच रखे होंगे और इतना फटाफट कुछ करने जा रहे हैं? इसका मतलब हमको तो समझ में आता है कि विधानसभा भंग करना चाहते हैं और इसी के नाम पर चुनाव के हम फिर से चुनाव जीत जाएँ। जो 43 सीट का जो तगमा लगा हुआ है, जो श्राप है मेरे ऊपर, हम इस तरह करके चुनाव विधानसभा भंग करेंगे, पुनः हमको जनता आशीर्वाद देगी, हम पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सब होना नहीं है। देखिए, एक खबर और बिहार की सियासी बाजारों में चल रही है कि नीतीश कुमार जो है हो सकता है आगामी 22 तारीख को बिहार विधानसभा भंग कर दे। मैंने ये बात नहीं कही, ये इन्होंने खुद कहा, तो मैं एक लाइन और आगे बढ़ाया। तो आपको भी ये सूचना पहुंची? आप नहीं, सूचना नहीं पहुंची। अगर पॉलिटिकल सोच रखते हैं और थोड़ी सी समझ रखते हैं तो जिस हिसाब से हड़बड़ी है, नौकरियों बांटने का जो खेल चल रहा है मेला लगा करके, आप किसी को नौकरी दे रहे हैं, नौकरी सरकार को देना है, सरकार की जवाबदेही है। सरकार ये भोंडापन कर रही है, गांधी मैदान में 1 लाख लोग बुला करके ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, ये कोई सौदेबाजी थोड़ी है, कोई मेला थोड़ी लगा हुआ है। लेकिन ये करने के पीछे सिर्फ यही मंशा है। जैसे माननीय नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर हैं, समाज को बांटने का बड़ा अच्छा उनका पास तरीका है। तो समाज कैसे बांटेगा? हम बता रहे हैं उनको, एक आप जैसे देखिए कि एक दलित होते थे, दलित में हमारी 22 जातियां होती थी, उसको महादलित बनाया, 4 कास्ट को अलग कर दिए, एक सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है। उसके बाद समय खत्म हुआ तो सबको एक कर दिया। आज महादलित और दलित में कोई फ़र्क नहीं है, सब दलित हैं और सब महादलित भी हैं, तो नाम क्यों अलग अलग है?
फिर सोशल इंजीनियरिंग हुआ कि आप अति पिछड़ा किसी को बना दिए, किसी को कास्ट को काट करके फिर किसी को एसटी बना दिए। उसी तरह से नौकरी जातीय जो सर्वेक्षण आप करा रहे हैं कास्ट वाइज कि इसका इतना पॉपुलेशन है, इसको हम इस तरह का रिजर्वेशन देने का काम कर रहे हैं। मैंने ये तरीका है उनका कि सेंटिमेंट इमोशनली लोगों को अपने तरफ कर करके वोट को कैसे लेना है, और अभी नौकरियों का दिखावा करके कि हम नौकरी बांट रहे हैं, नौकरी बांट रहे हैं। उसमें उसका हर्ष क्या होगा? जिस हड़बड़ी से बांट रहे हैं कहीं ना कहीं जाकर के फंस भी सकता है, कुछ हो सकता है। देख रहे हैं कि बहुत सारी त्रुटियां भी हुई है। बहुत बच्चे आके कहे हैं कि जिनका पासिंग स्कोरिंग मार्क्स इतना था उससे भी कम आया, उसको हो गया, हमको नहीं हुआ। तो ये सब त्रुटियां रहेगी। तो ये हड़बड़ी करने का मेन ही कारण है जो आप बोल रहे हैं ना, कि नीतीश कुमार जी को लगता है कि ऐसा करने से लोगों के बीच में हम सेंटिमेंट पैदा करेंगे और विधानसभा भंग करके पुनः मैंडेट लेके हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस तरीके से वो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें वो सफल होना नहीं है उनको। एक सवाल है कि के पाठक को लेकर क्या करेंगे? हम एक्शन मोड में लगातार सरकारी स्कूलों में जाते हैं, छापा मारते हैं, कमियां देखते हैं और कमियों को दुरुस्त करने की कवायद करते हैं। लगता है कि एक एक्टिव जो है आईएएस इस बार ऑन फील्ड है। दिखावा हो रहा है। और के पाठक जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, व्यक्ति का मैं कोई बुराई नहीं करता हूं, लेकिन ये व्यक्ति आज से नहीं है, बिहार कैडर में बहुत दिन से हैं उस पद पर। आज तो एसीएस हैं, उससे पहले भी प्रधान सचिव सचिव रहे हैं। इस व्यक्ति को आप यूज क्यों नहीं किए पहले? आज ही क्यों कर रहे हैं? मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि आप जिस स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे रेवेन्यू विभाग, 3-4 ऐसे विभाग होते हैं जो लाइफ लाइन होते हैं लोगों के लिए। अगर इन विभागों पर आप काम कर देंगे तो जीवन स्तर बच्चों का, गरीबों का, बुजुर्गों का, सबका जीवन स्तर सुधर सकता है और आप बिहार की स्थितियाँ बदल सकती है। उद्योग विभाग है, तो आप 18 साल में के पाठक जैसे आप लोग नहीं ढूंढ पाए, 4 लोग ढूंढ नहीं पाए, और आज 1 महीने में नौकरियां बांटना है। आप के पाठक को ला के एक्शन मोड में कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं कि संविधान के धज्जियां आप उड़ा रहे हैं। मंत्री जो होते हैं, माननीय मंत्री होते हैं, संविधान के शीर्ष पद पर होते हैं। आप यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि मंत्री नहीं है, कि हमारा सेक्रेटरी शीर्ष पद पर है। इसलिए किया जा रहा है दिखावा कि जो नौकरियों की होड़ लगी हुई है, कहीं राष्ट्रीय जनता दल उसका क्रेडिट ना ले लें। उस मंत्री को बौना करके के पाठक का बड़ा बना दिए साइज, और जो कर रहा है के पाठक कर रहा है। मंत्री तो कुछ बोलता नहीं है, उनके सामने तो घेगी बंधी हुई है। हालांकि वो बोलने वाले मंत्री हैं, बोलने वाले हैं। रामचरितमानस करते रह गए हो। बजट भी पेश करना है तो रामचरितमानस ही वहाँ कर रहे थे, वो सिर्फ उसी में फंस के रह गए। और यहाँ पर उनके जगह पर एक जिसको कहते हैं ना, शेर को सवा शेर बना दिया गया नीतीश कुमार जी की जगह पर, और ये मैसेज दिया गया कि वो मंत्री के द्वारा, राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा नहीं, मेरे कारण और के पाठक के कारण नौकरियां निकल रही है। यहाँ भी क्रेडिट लेने का होड़ है, तो सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं। चलिए एक आखिरी सवाल है। बिहार एनडीए में अभी सीटों का बंटवारा हुआ नहीं, हालांकि महागठबंधन में भी नहीं हुआ। आपको लगता है कि चिराग पासवान के साथ आप एडजस्ट कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से? क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब एनडीए का हिस्सा थे तो बड़ा दिक्कत हो रहा था, बयानबाजी तेज हो गई थी मांझी और रामविलास पासवान के बीच। तो इस बार क्या उनके बेटे चिराग पासवान से आपकी ट्यूनिंग सही बैठ रही है? देखिए, मुझे तो किसी से कोई परेशानी नहीं है, और ये ओपन फील्ड है। समाज सेवा हो चाहे कोई भी चीज़ हो, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी है, आपकी अपनी क्षमता कितनी है। आप किसी के विरोध करके और किसी के बारे में बुरा सोच के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर वो मेहनत 10 घंटे कर रहे हैं तो अपना मेहनत अब 12 घंटे कर दो। आप अच्छे तरीके से रह करके भी काम कर सकते हैं। मेरी कोई उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं है। वो भी समाज के उभरते हुए नेता हैं, दलित समाज से आए हैं, मैं भी उसी समाज से आता हूं। और वो अगर उनको मौका मिला तो मैं खुले दिल से उनका स्वागत करूंगा, ताकि उस समाज को मौका मिले। वो नाम किसी का भी हो सकता है, नाम चिराग पासवान जी का हो सकता है, संतोष मांझी का हो सकता है, लेकिन इस समाज को मौका मिलेगा तो सबसे पहले अगर कोई बधाई देने वाला रहेगा तो मैं रहूँगा। और मेरी कोई किसी से नहीं है। हर आदमी अपने अपने स्तर से, अपने अपनी क्षमता से समाज की सेवा कर रहा है, और हर व्यक्ति मिल के अगर सेवा करेगा तो निश्चित तौर पर जो समाज अभी पिछड़ा है, गरीब है, जिसको दलित कहते हैं, जिसको संविधान में भी उस आरक्षण का दिया गया है कि ताकि वो बोले, बढ़े, पढ़े, तो उसको बढ़ाने में जो भी सहयोग करेगा उसका मैं समर्थन करूँगा। अच्छा, आप अक्सर कहा करते हैं कि नीतीश को चाहिए कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दे। ये क्यों? मतलब आप नहीं चाहते कि बिहार एनडीए का कोई नेता बने मुख्यमंत्री? देखिए, अभी तो संख्या बल, जो लोकतंत्र में जो मुख्यमंत्री बनने का संख्या बल उनके पास है। हाँ, ठीक है। तो निश्चित तरह है कि उन्हीं लोगों के कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अभी हमारे पास तो संख्या बल नहीं है, तो बात नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ, भाई युवा हैं, तेजस्वी यादव के युवा हैं,
और युवा लोगों को मौका मिलना चाहिए। अब कितना दिन वही पुरानी चीज़ों को लेके चलिएगा। अब नीतीश जी 18 साल हो चुका है, नीतीश जी के बारे में अब तरह तरह की बातें हो रही हैं। नीतीश कुमार जी देखिए कैसे महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी देखिए कैसे एक समाज के उस गरीब और दलित समाज के कितने बड़े नेता के ऊपर इस तरह का भद्द टिप्पणी कर दिए। तो आए दिन उनका अभी तो चुप बने हुए हैं, अभी तो बोल भी नहीं पा रहे हैं बेचारे। तो मुझे लगता है कि अब सही समय आ गया है कि एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए युवाओं को। युवा कोई भी हो सकता है, जिसमें अंदर डिज़र्विंग है, जो आदमी डिज़र्व करता है, जो के अंदर विज़न है, लीड करने की क्षमता है। अगर अभी उनके पास संख्या बल है तो मैं तो कहूँगा कि बना दिए तेजस्वी यादव को। कुछ मौका तो दीजिए, ये टू जेड जो कह रहे हैं मौका तो दीजिए। जिनके पास बहुत विज़न है, हो सकता है कि वो कुछ अच्छा करें, बिहार के लिए अच्छा करें तो अच्छी बात है, बिहार के लिए अच्छा करें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस दौर से वो माने जो सिंड्रोम जिसको कहते हैं जंगल राज, उस सिंड्रोम से वो उभर पाएंगे। मुझे नहीं लगता है। उनके जो कार्यकर्ता हैं, जितने उत्साही कार्यकर्ता हैं और जो लेके लाठी लेके चलते हैं, उनकी लाठी में तेल पिला के रखे हुए हैं। जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो लाठी रोड पर आ जाएगी और फिर उस तरह दमनकारी नीति होगी और वही बुरा हाल बिहार का होगा जिसकी कल्पना नीतीश जी याद दिलाते हैं कभी कभी कि वो 15 साल पहले क्या था। तो चलिए सब अपने। चलिए, ये थे संतोष सुमन, इंटरव्यू बाइंड अप कर रहे हैं। इस दौरान कई जानकारियां जो है इनके तरफ से दी गई और सबसे बड़ी जानकारी ये थी कि इन तक भी सूचना पहुंच रही है कि हो सकता है नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर दे। इन्होंने कहीं सुना होगा तभी इन्होंने इंटरव्यू के दौरान इसका जिक्र किया और साथ ही इन्होंने बताया कि इनका जो है वो चिराग पासवान के साथ कोई ऐसी वैसा कोई बात नहीं है। अच्छी ट्यूनिंग जो है वो बैठ रही है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।